साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कलम से निकली एक ऐसी दास्तान जो पति पत्नी के रिश्ते में धोखे और एक औरत के सबसे बड़े त्याग को बयान करती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। कहानी का नाम है सुहाग का शव। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का एक छोटा शांत और पहाड़ी गांव। शाम ढल रही थी और चारों तरफ एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। इस गांव के एक छोटे से घर की छत पर एक युवक बैठा था। सामने आसमान में चांद की मध्यम रोशनी फैली थी, जिसमें दूर तक फैली पर्वतमालाएं किसी गहरे रहस्य या सुंदर सपने जैसी दिखाई दे रही थीं। उन पहाड़ियों के नीचे नदी की एक पतली सी धारा बह रही थी, जो चांद की रोशनी में चांद की लकीर जैसी चमक रही थी। ऐसा लगता था मानो पहाड़ों का सारा संगीत, उनका सारा बड़प्पन और गहरा रहस्य इसी बहते हुए पानी में समा गया हो। छत पर बैठे उस युवक की वेशभूषा बहुत साधारण थी। उसे देखकर साफ पता चलता था कि वह किसी अमीर घराने से नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक गजब का तेज और स्वाभिमान था। उसकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं था, न उसने फैशन के मुताबिक बाल संवारे थे, न कलाई पर महंगी घड़ी थी और न ही जेब में कोई कीमती पेन था। वह या तो दिखावे का सख्त दुश्मन था या फिर सादगी का सच्चा प्रेमी। उसका नाम केशव था। केशव खामोशी से उन पहाड़ों की तरफ देख ही रहा था कि अचानक बादलों के गरजने जैसी एक भयानक आवाज गूंज उठी। नदी का मधुर संगीत उस शोर में कहीं खो गया। ऐसा लगा मानो उस भारी आवाज ने पहाड़ों को भी हिलाकर रख दिया हो। ये कोई तूफान नहीं, बल्कि नदी पर बने लोहे के पुल से गुजरने वाली रेलगाड़ी थी। उसी वक्त कमरे से निकलकर एक युवा स्त्री छत पर आई। उसका नाम सुभद्रा था, जो केशव की पत्नी थी। गाड़ी की आवाज सुनकर उसने उदास होकर कहा, आज तो गाड़ी अपने वक्त से पहले ही आ गई। ऐसा लगता है इसे भी आज ही हमसे अपना बैर निभाना था। केशव ने तड़पकर सुभद्रा का हाथ थाम लिया और भावुक होकर बोला, प्रिय, मेरा दिल कहता है कि मैं कहीं ना जाऊं। मैंने फैसला बदल लिया है। मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर विदेश जाने के लिए हाँ की थी, पर अब तुम्हें छोड़कर जाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। 3 साल का लंबा वक्त तुम्हारे बिना कैसे कटेगा? सुभद्रा का दिल भी इस बात से कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसुओं को छिपाने की कोशिश की और कातर आवाज में बोली, सिर्फ 3 साल के वियोग की तो बात है। इसके बाद तो जीवन भर के लिए हमारे बीच की हर बाधा खत्म हो जाएगी। जो फैसला एक बार कर लिया है उसे पूरा कीजिए। आने वाले सुख की उम्मीद में ये सारे कष्ट हंसकर झेल लूंगी। यह कहकर सुभद्रा रो पड़ी। वह अपने आंसुओं को केशव से छुपाने के लिए जलपान लाने के बहाने तुरंत भीतर चली गई। कमरे में जाते ही उसका सब्र टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। दोनों की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। केशव ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एमए किया था और वह नागपुर के कॉलेज में प्रोफेसर था। आज के नए जमाने के विचारों और सामाजिक बदलावों ने उसे बिल्कुल नहीं छुआ था। वह पुरानी परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों से बहुत गहरा लगाव रखता था। प्रोफेसर बनते ही माता पिता ने सुभद्रा से उसका विवाह कर दिया था। पुरानी रीतियों के मुताबिक हुए इस विवाह में दोनों को एक दूसरे के रूप में प्रेम का सच्चा अनमोल रत्न मिल चुका था। नौकरी के दिनों में जब भी छुट्टियां होती, केशव पहली गाड़ी से गांव आता और आखिरी गाड़ी से वापस लौटता। वे 2-4 दिन किसी मीठे सपने की तरह पंख लगाकर उड़ जाते। जब जाने का वक्त आता तो दोनों बच्चों की तरह रोते। केशव के जाने के बाद सुभद्रा इसी कोठे पर खड़ी होकर तब तक उसे देखती रहती जब तक कि वो जालिम पहाड़ियां केशव को उसकी नज़रों से ओझल नहीं कर देती। लेकिन अभी शादी का पहला साल भी पूरा नहीं हुआ था कि किस्मत ने उनके बीच जुदाई का जाल बुनना शुरू कर दिया। केशव को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की एक सरकारी स्कॉलरशिप मिल गई। दोस्तों ने बधाइयां दी कि ऐसा मौका किस्मत वालों को मिलता है। केशव भी पहले तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह घर आया तो दुविधा में पड़ गया। माता पिता और रिश्तेदारों ने इस विदेश यात्रा का कड़ा विरोध किया। गांव में जितनी रुकावटें थीं, सुभद्रा की उम्मीदें उतनी ही ऊंची थीं। वह केशव को कामयाबी के शिखर पर देखना चाहती थी। वह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ अपने पति की सेवा और उसके सम्मान से जुड़ी थी। उसने तब तक चैन की सांस नहीं ली जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा नहीं कर लिया। माता पिता ने सुभद्रा को भला बुरा भी कहा, लेकिन आखिरकार सबको मानना ही पड़ा। अब जाने का दिन आ गया था। स्टेशन गांव के पास ही था। सुभद्रा हाथ धुलाने आई तो केशव की उदासी देखकर उसका मन एक पल के लिए डगमगाया। उसके मन में आया कि वह कह दे, प्रियतम मत जाओ, हम सूखी रोटी खा लेंगे, मोटा पहन लेंगे, पर इस तरह रो रो कर दिन नहीं काटेंगे। लेकिन उसने अपने कमजोर विचारों को झटक दिया
और कांपती आवाज में बोली, दिल तो मेरा भी डूब रहा है। 3 साल का वक्त एक युग जैसा लग रहा है, लेकिन जब विलायत में आपके सम्मान का ख्याल आता है तो ये 3 साल 3 दिन जैसे लगते हैं। आप तो वहां जाते ही मुझे भूल जाएंगे, नए दृश्य आपका मन बहलाएंगे। मुझे तो बस रोने और आपकी यादों के सहारे जीने का धंधा मिला है। पर कोई बात नहीं, जिस जुदाई का अंत सुखद हो वह तो एक तपस्या है। केशव को भी हौसला मिला। उसने सुभद्रा को संभालते हुए कहा, रोना मत, वरना मेरा मन वहां नहीं लगेगा। सुभद्रा ने मुस्कुराकर कहा, देखना वहां जाकर किसी विलायती मेम के जाल में मत फंस जाना। केशव फिर से बैठ गया और बोला, अगर तुम्हें जरा भी शक है तो लो, मैं नहीं जाता। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आखिरकार विदाई की वो घड़ी आ गई। केशव ने बड़ों के पैर छुए, दोस्तों से गले मिला और स्टेशन की तरफ चल दिया। ट्रेन आई और केशव को लेकर दूर चली गई। केशव खिड़की से पहाड़ियों को देख रहा था और यहाँ सुभद्रा फर्श पर गिरकर सिसक कर रो रही थी। दिन बीतने लगे, लेकिन ये वक्त किसी बीमारी की रातों की तरह लंबा और बोझिल था। सुभद्रा ने मन बहलाने के लिए कुछ दिन मायके में गुजारे, पर वहां भी दिल नहीं लगा तो वापस ससुराल आ गई। शुरुआती 6 महीनों तक केशव के खत हर 15 दिन में बराबर आते रहे। उन खतों में दूरी का दर्द कम और लंदन की खूबसूरत जगहों का जिक्र ज्यादा होता था। फिर भी सुभद्रा उन खतों को चुनकर खुश हो लेती थी। वह जब भी जवाब लिखती तो पन्नों पर सिर्फ अपना विरह और प्यार उड़ेल देती। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद खतों का आना कम होने लगा। पहले महीने में एक खत आने लगा और फिर वो भी बंद हो गया। जब सुभद्रा 4-4 खत लिखती तब जाकर केशव का एक रूखा सा जवाब आता। उसमें भी सिर्फ काम की अधिकता और वक्त की कमी का रोना रोया गया होता था। उन खतों में अब सुभद्रा के लिए कोई तड़प नहीं थी। यहाँ तक कि खत की शुरुआत में प्रिय शब्द लिखना भी गायब हो चुका था। सुभद्रा का दिल बैठने लगा। वह इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने एक बड़ा और साहसिक फैसला किया। वह खुद इंग्लैंड जाएगी। वह वहां कोई काम करके अपना पेट पाल लेगी, केशव पर बोझ नहीं बनेगी। दूर से ही सही, बस अपनी आंखों से उन्हें देख लिया करेगी। वो इतनी भोली थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका केशव अब बदल चुका है और किसी दूसरी लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो चुका है। सुभद्रा ने अपने इस फैसले के बारे में सास ससुर को बताया। सबने बहुत समझाया, लेकिन सुभद्रा अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसकी आंखों के आंसू देखकर सब राजी हो गए। कुछ पैसे उसने खुद बचाए थे, कुछ ससुराल और मायके से मिले। सफर के खर्च का इंतजाम हो गया। वह जहाज में बैठकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गई। चलते वक्त उसने ससुर से हाथ जोड़कर कहा, मेरे आने की खबर केशव को मत लिखिएगा, वरना उनकी पढ़ाई में खलल पड़ेगा। लंदन का एक गरीब और साधारण इलाका था। वहां के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा को रहते हुए 1 महीना हो चुका था। सफर में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई थी। यहाँ आकर उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जहाज में मिली कुछ अमीर महिलाओं की मदद से उसे 2 अंग्रेज औरतों को हिंदी और भारतीय संगीत सिखाने का काम मिल गया था। बाकी बचे समय में वे भारतीय कपड़े सिलने का काम करती थी। उसने जानबूझकर केशव के हॉस्टल के पास वाले इलाके में ही कमरा ले लिया। एक शाम सुभद्रा ने खिड़की से देखा कि केशव एक बस से उतरा। उसे देखकर सुभद्रा का मन हुआ कि दौड़कर नीचे जाए और उसके गले लगकर पूछे कि तुम इतने बदल क्यों गए, पर उसने खुद को रोक लिया। उसे तसल्ली थी कि उसका पति अब उसकी नजरों के सामने है। अगले दिन शाम को उसने फिर खिड़की से बाहर देखा। केशव सड़क पर टहल रहा था। सुभद्रा खुश होकर बालकनी में आई, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जम गए। केशव अकेला नहीं था, उसके साथ एक युवती थी। केशव ने उस युवती का हाथ थाम रखा था और दोनों मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। वह युवती कोई अंग्रेज नहीं बल्कि एक भारतीय लड़की थी। सुभद्रा का कलेजा कांप उठा। उसने तुरंत चप्पल पहने दरवाजा बंद किया और उनका पीछे करने नीचे भागी, लेकिन तब तक वे दोनों भीड़ में कहीं गायब हो चुके थे। सुभद्रा पागलों की तरह लंदन की सड़कों पर भटकती रही। जब वह थक हार कर रात के 12 बजे कमरे पर लौटी तो उसने खाना भी नहीं खाया। वह रात भर सो ना सकी। अगले सुबह सुभद्रा अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर एक लड़की आकर खड़ी हो गई। उसने रेशमी साड़ी पहनी थी और चेहरे पर एक पढ़ी लिखी लड़की का आत्मविश्वास था। वह लड़की कोई और नहीं, वही थी जिसे सुभद्रा ने कल शाम केशव के साथ देखा था। उसका नाम उर्मिला था। उर्मिला ने मुस्कुराकर कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको सुबह सुबह परेशान किया। मैंने सुना है कि आप यहाँ हिंदुस्तानी कपड़े बहुत अच्छे सिलती हैं। सुभद्रा ने अपने दिल के तूफान को छुपाया और शांत होकर पूछा, हाँ, मैं सिलाई करती हूँ, बताइए क्या काम है। उर्मिला ने शर्माते हुए कहा, दरअसल इस हफ्ते मेरी शादी होने जा रही है। मैं अपनी शादी में पूरी तरह हिंदुस्तानी वेशभूषा पहनना चाहती हूँ।
और वैदिक रीति से शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे शादी के कपड़े सिल देंगी? सुभद्रा ने अंदर उठती चीख को दबाया और पूछा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपके होने वाले पति कौन है? क्या वो भी यहीं रहते हैं? उर्मिला बड़े फख्र से बोली, उनका नाम केशव है। वो भारत सरकार की स्कॉलरशिप पर यहाँ आए हैं। बहुत ही बुद्धिमान और आदर्श पुरुष हैं। यहाँ के प्रोफेसर भी उनका सम्मान करते हैं। ये सुनना सुभद्रा के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। उसने कांपती आवाज को संभालते हुए पूछा, क्या केशव ने अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया है? क्या वो पहले से शादीशुदा नहीं है? उर्मिला का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन उसने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि भारत में उनका एक विवाह हुआ था, लेकिन वो कोई अनपढ़ साधारण ग्रामीण लड़की है जिससे उनका मन कभी नहीं मिला। केशव जैसे महान और पढ़े लिखी सोच वाले इंसान का उस लड़की के साथ निवाह होना नामुमकिन था। इसलिए भारत लौटकर वो उसे खर्चा दे देंगे और हमेशा के लिए आज़ाद कर देंगे। मुझे उस बेचारी पर दया आती है। मैं तो उसे अपने साथ बहन बनाकर रखने को भी तैयार हूँ, पर केशव नहीं मानते। सुभद्रा का खून खोल उठा। केशव ने उर्मिला के सामने उसकी ये छवि बनाई थी। उसे अनपढ़ और अयोग्य साबित कर दिया था ताकि वे अपनी अय्याशी को जायज ठहरा सके। उर्मिला कपड़े रखकर चली गई और शाम को आने की बात कही। उर्मिला के जाते ही सुभद्रा फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा वजूद बिखर चुका था। पहले तो उसके मन में आया कि वह शाम को उर्मिला को सारी सच्चाई बता देगी और केशव का पर्दाफाश कर देगी। उसने गुस्से में कमरे में रखी अपनी आत्मरक्षा वाली पिस्तौल भी निकाल ली कि वह उन दोनों को जान से मार देगी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला, उसका गुस्सा एक ठंडी खामोशी में बदल गया। शाम को उर्मिला दोबारा आई, लेकिन इस बार वह बहुत जल्दी में थी। उसने कहा, सुभद्रा, कपड़ों की सिलाई अब बाद में करना। केशव को किसी जरूरी काम से अचानक कल ही जर्मनी जाना पड़ रहा है, इसलिए हम कल शाम को ही आर्य मंदिर में साधारण कपड़ों में शादी कर रहे हैं। सुभद्रा ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन शाम को वह उसी आर्य मंदिर पहुंची। वह खंबे की आड़ में खड़ी हो गई। उसने देखा कि मंडप में केशव और उर्मिला बैठे हैं। शादी की रस्में चल रही थी। ठीक 3 साल पहले सुभद्रा भी इसी तरह केशव के साथ मंडप में बैठी थी, पर आज केशव को देखकर सुभद्रा के दिल में ना तो गुस्सा आया और ना ही रोना। उसका मोह पूरी तरह भंग हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि जो इंसान अपनी वासना और स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, वो उसके प्यार के लायक ही नहीं है। उसके दिल की नफरत और प्रतिशोध की भावना खत्म हो गई। अब केशव उसके लिए एक अजनबी बन चुका था। शादी की रस्में पूरी हुई, लोगों ने बधाइयां दी और सुभद्रा खामोशी से वहां से निकल आई। अगली सुबह उर्मिला फिर सुभद्रा के कमरे पर आई। सुभद्रा ने अपनी ममता और बड़प्पन दिखाते हुए उर्मिला को गले लगा लिया। उसने अपने संदूक से अपने शादी के सारे गहने निकाले और उर्मिला को पहना दिए। उर्मिला ने बहुत मना किया, पर सुभद्रा ने कहा, यह मेरी तरफ से छोटी बहन के लिए तोहफा है। उर्मिला सज धज कर बहुत खुश हुई और केशव को दिखाने के लिए नीचे ले आई, जो बाहर खड़ा था। जैसे ही केशव ने कमरे में कदम रखा, सामने सुभद्रा को देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपने लगा। सुभद्रा ने बेहद शांत और अजनबी लहजे में कहा, आइए मिस्टर केशव, आपको एक इतनी सुंदर विदुषी पत्नी मिलने पर बहुत बहुत बधाई। केशव लज्जा और ग्लानि से पानी पानी हो गया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुभद्रा से कहा कि इसके पति इसे छोड़कर जर्मनी में रहते हैं। केशव सुभद्रा के इस ऊंचे चरित्र और गरिमा को देखकर अंदर ही अंदर मर रहा था। कुछ देर बाद वे दोनों वहां से चले गए। केशव का जमीर उसे झकझोर रहा था। सुभद्रा का यह त्याग और उसकी ये चुप्पी उसे जिंदा लाश बना रही थी। रात के 10 बजे वह उर्मिला से बहाना बनाकर चुपके से सुभद्रा के कमरे पर पहुंचा और सुभद्रा के पैरों में गिरकर माफी मांगना चाहता था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो कमरा बंद था। मकान मालिक ने बाहर आकर केशव को देखा और कहा, वह महिला तो दोपहर को ही यह मकान छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, लेकिन वे अपनी एक सहेली के लिए यह पैकेट छोड़ गई है जिस पर मिसेज केशव लिखा है। केशव ने कांपते हाथों से वो पैकेट लिया और दौड़ता हुआ पास के एक पार्क में गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसने पैकेट खोला। पैकेट खुलते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उस पैकेट के अंदर सुभद्रा की शादी की पीली साड़ी, सिंदूर की डिबिया और केशव की एक तस्वीर थी। साथ में एक छोटा सा खत था जिसमें लिखा था, बहन, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। यह मेरे सौभाग्य का शव है। इसे टेम्स नदी में विसर्जित कर देना। तुम्ही लोगों के हाथों ये अंतिम संस्कार भी हो जाए तो अच्छा होगा। तुम्हारी सुभद्रा। खत पढ़कर केशव का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि सुभद्रा मरी नहीं है, लेकिन उसने अपने दिल के अंदर केशव के नाम के सुहाग को हमेशा के लिए मार दिया है। केशव दुखी होकर उस पत्र को छाती से लगाए पार्क की हरी घास पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।
सुभद्रा उसे उसके पछतावे के अंधेरे में छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही हिंदी साहित्यिक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।